देश के लिए भावुक कर देने वाला पल, सीडीएस विपिन रावत और मां मधुलिका को दी गई श्रद्धांजलि। श्रीलंका और ब्रिटिश उच्चायुक्त ने विपिन रावत को दी अंतिम विदाई, बोले भारत के लिए बड़ा नुकसान। अफगानिस्तान से जल्द भारत आएगा सिख प्रतिनिधिमंडल, साथ लाएंगे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब। एससी ने वायु गुणवत्ता में हल्के सुधार पर लिया संज्ञान, पाबंदियों में छूट तय करने की दी अनुमति। रॉयल गोल्ड मेडल से नवाजे गए बाल कृष्ण दोषी, पीएम मोदी ने दी बधाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को आज अंतिम विदाई दी गई। सीडीएस जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर बरार स्क्वायर में शमशान घाट पहुंचा, जिसमें उनके काफिले के साथ सैकड़ों लोग का हुजूम रास्ते भर दौड़ता रहा। बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस जनरल विपिन रावत के पार्थिव शरीर को उनके आवास से बरार स्क्वायर शमशान घाट ले जाया गया, जहां सीडीएस विपिन रावत के निधन पर पीएम, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ देश के तमाम बड़े नेताओं ने दुख व्यक्त करते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी। सीडीएस विपिन रावत की शोक सभा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी मौके पर मौजूद रहे और अमित शाह गृह मंत्री और योगी आदित्यनाथ के साथ राहुल गांधी और अजीत डोभाल भी मौजूद रहे उनकी श्रद्धांजलि में। उनके काफिले के सैकड़ों लोगों का हुजूम रास्ते भर दौड़ता रहा। जो आपको बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के पार्थिव शरीर को उनके आवास से बरार स्क्वायर शमशान घाट ले जाया गया, जहां सीडीएस विपिन रावत के निधन पर पीएम, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ देश के तमाम बड़े नेताओं ने दुख व्यक्त करते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी विपिन रावत की श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राजनाथ सिंह का भी पुष्प चक्र और अमित शाह भी उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धांजलि दी है विपिन रावत को। राजधानी में लखनऊ के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ट्रस्ट की ओर से मानवाधिकार दिवस पर रैली का आयोजन किया गया। रैली को सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल नसीर नासिर ने बताया कि 10 दिसंबर को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी आयोजन किया जा रहा है और कार्यक्रम से जुड़े सपा नेता इमरान खान ने सभी लोगों से अपील की है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर आयोजित रैली में एकता और मानव के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करें। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्यक्रम जो अब्दुल जनाब नासिर नसीर साहब ने के अंतर्गत ये आयोजन किया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम ट्रस्ट के चेयरमैन हैं अब्दुल नासिर नसीर साहब, इनकी अनुमति इन्होंने ले करके आज जो प्रोग्राम का आयोजन किया है, माननीय अली जनाब अखिलेश यादव साहब की ओर से हम लोग सब यहाँ समर्थन में पहुँचे हैं। और मानव अधिकार के बारे में ये बताना चाहूँगा कि हर इंसान को अपना अधिकार होता है और अधिकार सभी को पता होना चाहिए कि क्या अधिकार है। लोगों को पता होना चाहिए कि अधिकार क्या है। ये इसीलिए ये जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है ताकि लोगों को जानकारी हो कि मानव अधिकार वास्तविक में क्या है और मानवता क्या पहचान है। इंसान को अपनी पहचान को पता होना। फरीदाबाद में नगर निगम कमिश्नर की तरफ से पूरे शहर में अलग अलग वार्डों में सफाई अभियान को लेकर मेगा ड्राइव चलाई जा रही है, जिसके लिए नगर निगम की कई टीमें नियुक्त की गई।
वहीं नियुक्त किए गए वार्ड कमेटी के ट्रेनर और बच्चे भी इस मुहिम में लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पर्वतीय कॉलोनी स्थित वार्ड नंबर 5 में भी मेगा ड्राइव चलाई गई और सफाई अभियान को लेकर जहां लोगों को समझाया गया, वहीं अवैध मीट शॉप और डेयरी संचालकों का चालान काटा गया, जो पशु को गोबर नालियों और सीवर में बहा रहे हैं। इसलिए लोग खुद ही इस अभियान में अपना सहयोग दें और अपने आसपास गंदगी न फैलाएं। वहीं डेयरी संचालक शील कुमार ने बताया कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस अभियान में अपना सहयोग दें और इलाके को काफी साफ सुथरा बनाएं। देखो, ये जो सफाई मेगा सफाई अभियान फरीदाबाद शहर में चला है, फरीदाबाद शहर को स्मार्ट बनाने के लिए हमारे माननीय कमिश्नर महोदय श्री यशपाल यादव जी के देखरेख में चल रहा है और शहर को साफ करने का उन्होंने जो मुहिम चलाया है, इसका अभी कब तक चलेगा ये दिन तय नहीं है, लेकिन ये हमेशा चलता रहेगा। साप्ताहिक ये सामूहिक जो है सफाई अभियान चलेगा, जो हर शुक्रवार और शनिवार को हर वार्ड में अपने हिसाब से वार्ड वाइड ड्राइव रखेंगे और शहर को साफ करने का पूरा प्रयास करेंगे। स्वच्छ फरीदाबाद अभियान के तहत हम लोग मेगा ड्राइव कर रहे हैं वार्ड नंबर 5 में, और इसमें लोगों को गीला और सूखा कचरे के बारे में अलग अलग रखने के बारे में समझा रहे हैं उन्हें, ताकि भविष्य में जब भी कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा तो लोग अपने सूखे कचरे को और गीले कचरे को अलग अलग कर पाएँ, ताकि सूखे कचरे को अलग करके उसको वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू उसका सही इस्तेमाल किया जा सके और गीले कचरे को खाद के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। उसके लिए जो हमारे स्पेशल मास्टर ट्रेनर्स हैं, अगर किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे माननीय कमिश्नर श्री यशपाल यादव जी के कहने से ड्राइव चली है। इसमें जो डेयरियाँ अपना गोबर नाली में बहाती हैं या सीवर में बहाती हैं, उनका चालान किया जा रहा है और सफाई कर्मचारियों के माध्यम से सारी रोडों को साफ़ किया जा रहा है। जिन बंदों ने इंक्रोचमेंट की हुई है, उनकी इंक्रोचमेंट हटाई जा रही है और उन्हें अवेयर भी किया जा रहा है। लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट की जा रही है। जिन बंदों ने अपने यानी कि मकान या दुकान के आगे जो भी कब्जा किया हुआ उसे हटा लें, अन्यथा नगर निगम उसे हटाएगा। इस प्रकार की अनाउंसमेंट की जा रही है। लोगों को पानी के और सीवर के कनेक्शन वैध कराने के लिए अवेयर किया जा रहा है। उनको प्रॉपर्टी टैक्स या अपनी शॉप्स के लाइसेंस के बारे में अवेयर किया जा रहा है। काफ़ी चीज़ों के बारे में लोगों को एक साथ ये एक मुहिम है, कंबाइंड मुहिम है। वो कुछ नहीं कह रहे, तुम्हारा चालान काट रहे हैं जी, तुम्हारा पानी जा रहा है नाली में। मैंने बोला भी देखो, गोबर तो हमारे ट्रैक्टर ट्राली लगा रखी है, सुबह गोबर ले जाता है और नीचे वाली जगह तो धोनी पड़ेगी। फर्श हम नहाएंगे तो हमारा पानी तो वहीं जाएगा नाली में। वो ये नीचे वाली जगह तो धोनी पड़ेगी। हमारा फर्श डालिया कोई, हमारा ईट वाला खड़ंजा नहीं का, हमारा बिल्कुल फर्श डालिया। देखो हमारी डेयरी वर्गी सफाई किसी डेयरी दी नहीं। आन के पड़ोसी भी हमारे बोल के गए, सामने रुई वाली दुकान वो भी बोल के गए अभी इनकी जितनी सफाई इतनी किसी डेयरी वाले की सफाई नहीं। बाहर भी हम झाड़ू लगा के रखते हैं, गली में ऐसे बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं, फिर भी ये चालान काट रहे हैं तो इनकी मर्जी है। ये संभल के विकासखंड ग्राम पंचायत खानपुर बंद विकास की जगह गंदगी का अंबार लगाया हुआ है। ज्यादातर गांव में गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है। गांव की नालियां चौक दिखाई दी और गंदगी की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी खानपुर बंद ग्राम पंचायत में साफ सफाई नहीं होने से जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हैं। पंचायत की तरफ से साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं गांव में गंदगी होने के कारण मच्छर पनप रहे हैं और संक्रमित बीमारियां फैल रही हैं। सफाई नहीं होने के कारण लोगों को कचरे के ढेर के ऊपर से होकर निकलना पड़ता है। बरसात के मौसम में स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है। ये हमारा जो गांव है, ये मेन रास्ता है हमारा, लेकिन इस मेन रास्ते पे इतनी गार है कि ये जहाँ मोटरसाइकिल भी आती हैं तो 3-4 लोग इस पे गिर चुके हैं। जब ग्राम प्रधान है हमारे, तो हम उन्हीं से शिकायत कर सकते। खबर संभल से है, जहाँ गांव-गांव में दिख रहा है गंदगी का अंबार, जिसके चलते तमाम लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि बरसात के समय ज्यादा परेशानी का सबब बन जाता है, जिसके चलते यहाँ तमाम मक्खी मच्छर पनपने लगते हैं और संक्रमित बीमारियां फैल रही हैं। सफाई नहीं होने के कारण लोगों को कचरे के ढेरों के ऊपर से होकर निकलना पड़ता है। बरसात के मौसम में स्थिति ज्यादा खराब दिखाई देती है।
सिद्धार्थनगर के सनई चौराहे के लाज में आज मनसा सीड्स कंपनी के 10 साल पूरे होने पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। वहीं गोष्ठी के आयोजन पर जानकारी दी गई कि किसानों को उनके फसलों का अच्छा दाम मिल सके, इसके लिए काम किया जा रहा है। और वहीं रीजनल मैनेजर रवि सिंह ने कहा कि किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, जो हमारी थाली को सुरक्षित करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करने की अन्न उपज करते हैं, जिससे हमें भोजन की प्राप्ति होती है। इसी के साथ 11 उत्कृष्ट विक्रेता को फ्रिज, 21 विक्रेताओं को एलसीडी टीवी से सम्मानित भी किया गया। इस भगवान बुद्ध की पवित्र धरा पर यह जो किसान सम्मान आयोजन किया गया है, यह सम्मान हमारे किसान भाइयों के लिए किया गया है। और यह आयोजन कंपनी के मनसा गोल्ड एग्री जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के 10 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने के उपलक्ष्य में किसान के सम्मान में किया गया है। विगत 10 वर्षों में कंपनी ने उच्च क्वालिटी के बीज किसानों तक पहुंचाने के लिए सदैव समय समय पर पहुंचाने के लिए प्रयास किया है और समय समय पर देने का भी के लिए दृढ़ संकल्प है। आगे भी निश्चित समय पर हमेशा उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। कंपनी के ये उच्च गुणवत्ता वाले बीज कंपनी के उत्पाद किसानों की उम्मीद से ज़्यादा उपज देते हैं और हमारे देश के बहुमुखी विकास में एक। अब खबर उन्नाव से है, जहां पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली सदर पुलिस की ओर से संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान एक के कब्जे से तमंचा, कारतूस और 315 बोर बरामद किया गया है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहजहांपुर जनपद के थाना खुदागंज क्षेत्र के गांव अबकारी के एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुदागंज के एएनएम की लापरवाही से एक गर्भवती महिला के बच्चे की मौत हो गई। गांव के पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुदागंज स्वास्थ्य केंद्र के एएनएम की लापरवाही के कारण नवजात की मौत हुई है। परिजनों के मुताबिक पीड़ित की पत्नी की हालत खराब होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद उसे पीएचसी के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन सही व्यवस्था न होने की वजह से उसे रेफर कर दिया गया था, लेकिन यहां पर इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई है। घटना हुई, मैं सोमवार वाले दिन यहाँ आया था सुबह होते ही, तो यहाँ पे आशा मेरे साथ आई, निशा नाम की। आशा निशा मेरे साथ थी और उन्होंने कहा यहाँ कुछ नहीं होगा, ऐसा करो तो उमा जी चले चलो और उमा सस्ते में निकलवा देंगे, सस्ते रहे तो मुझे पैसे भरपूर ले लो, मगर मेरा बच्चा दोनों चाहिए हमको। होने के बाद तो उन्हें 5,500 रुपये ले लिया और इन्हीं की मैडम है वो अस्पताल की रहने वाली, उनका नाम मुझे पता नहीं, पैर से विकलांग है और आँख से थोड़ी ढेड़ी भी है। तो उन्हें 5,500 रुपये जब तक लेने लिए, जब तक मुझे बच्चा नहीं दिया। टिटनिस वाले और कौन टीके होते हैं, कोई टीका भी नहीं लगाया और लड़का मेरा खत्म हो गया। कहा बरेली ले जाओ, तुरंत ही नार काटने के बाद खून आने लगा उनका बच्चे का। मेरी अम्मी ने भी कहा था ये ब्लेड से नार काट खोला लो ब्लेड, तो कहीं नहीं, कैसे तुम कौन जमाने में जी रही हो, तुम्हें पता नहीं कुछ है, ऐसे चलने दो। और नार काटने के बाद तुरंत ही बच्चा एकदम खून देने लगा, पलटी आने लगी। रायबरेली के लालगंज फतेहपुर राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज 2 रफ्तार गाड़ियां जोरदार टक्कर हो गई। इस जोरदार टक्कर में एक गाड़ी पलट गई और एक घटना के दौरान करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायलों की मदद करते हुए उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया। फिलहाल अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। जनता बाजार के पास एक पिकअप से और डीसीएम में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें करीब 12 लोग सीएससी लालगंज में लाए गए हैं, सभी घायल थे। उसमें ड्राइवर जो है ब्रॉड डेड था, ड्राइवर का नाम गोरेलाल था, जो कि फतेहपुर का रहने वाला था, और बाकी लोगों को इंजरी काफ़ी है। मिर्जापुर में करीब 1 दशक से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का संचालित कंबल कारखाना खुलने के साथ ही काम आरंभ हुआ। बंद कारखाना खुलने से स्थानीय कारीगरों को काम की तलाश में भटकना नहीं पड़ रहा है। अपने ही जिले में काम मिलने से कारीगर काफी खुश हैं। सरकार को भी कंबल लोगों को उपलब्ध कराने का मौका मिल रहा है। इसके बाद उन ऑर्डर के मुताबिक भेजा जाता है। जिले का कंबल कारखाना बंद होने से काम की तलाश में दूसरे प्रदेश जाने के लिए विवश कारीगर अब घर पर ही काम मिलने से खुश हैं। यहाँ पे लाभ ये है कि पहले काम नहीं था घर पे, अब जब से ये कंपनी चालू हुआ है थोड़ा काम मिल गया है।
तो यहीं करते हैं, 300-400 रुपये का काम कर लेते हैं। इससे पहले बाहर रहना पड़ता था हमें, घर पे काम नहीं था। तो क्या बनाते हैं आप? यहाँ पे कंबल बनाते हैं सर। ये कमल कब जाता है, सेल होता है? ये कब यहीं का काम है जो साहब लोग करते हैं। यहाँ से पहले होगा सफाई होगा, कंबल का मिलिंग होता है। कानपुर देहात में पुलिस ने एक कर्मचारी नेता को मार कर बेअदमरा कर दिया। कर्मचारी नेता का कसूर सिर्फ इतना था कि वो जिला अस्पताल की कुछ समस्याओं को लेकर धरने पर बैठा था। कर्मचारी नेता की हालत बेहद नाजुक है और वो कानपुर के हेल्थ अस्पताल में भर्ती है। कर्मचारी नेता का आरोप है कि उसके साथ हुई बर्बरता जिले के डीएम और एसपी की शह पर हुआ है। वहीं इस मामले पर जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि कर्मचारी के प्रदर्शन की वजह से ओपीडी की पूरी तरह से ठप हो गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि लोगों के साथ इस तरह की घटना कब तक होती रहेगी। आज हमारे सीएमएस के कार्यालय में 12:05 पे एक पत्र कर्मचारीगण द्वारा प्राप्त कराया गया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो ये मेडिकल कॉलेज हमारे परिसर में बन रहा है उसमें जो खुदाई हो रही, जो काम हो रहा है, तो मिट्टी फैल रही है और आवागमन बाधित हो रहा है, तो लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। तो वहाँ सारे कर्मचारियों ने इसकी वजह से हमको ये लिख के दिया लिखित रूप में कि हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। तो इसके लिए मैंने इनको मौखिक रूप से मना भी किया कि इसके लिए आप अस्पताल में आंदोलन नहीं करेंगे, आंदोलन की अनुमति नहीं है, ओपीडी बंद नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नहीं तो हम लोग ओपीडी बंद करेंगे। मैंने उनको मौखिक रूप से कहा कि ओपीडी बंद नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद 1.5 घंटे तक ओपीडी बंद होने की भी सूचना मिली। उन्होंने ओपीडी का गेट बंद, सब लोगों ने मिलकर ओपीडी का गेट बंद करवा दिया। मरीजों का पर्चा नहीं बन पाया, मरीजों को देखा भी नहीं गया। उसके बाद हम लोग ने अपने जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और जो हमारे जिलाधिकारी महोदय और हमारे कप्तान साहब, एसएसपी महोदय, उनसे मैंने फ़ोन पे उनको दूरभाष पे सब स्थिति से अवगत कराया और एक लिखित में भी एप्लीकेशन मैंने डीएम सर को, एसएसपी साहब को और अपने उच्च अधिकारियों को और सीएमओ को भी प्राप्त कराई है। उसमें ये इस चीज़ की मैंने ये जो उन्होंने पत्र दिया है उसके लिए मैंने उनको अवगत कराया और हमें पुलिस प्रशासन से और जिलाधिकारी महोदय के सहायता से, शासन से, प्रशासन से पूरी सहायता मिली। जानकारी हुई, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है रजनीश करके, वो वार्ड बॉय के पद पे यहाँ कार्यरत है। उसके द्वारा सुबह से ही जो मरीज आए थे दिखाने के लिए, वो मुख्य जो दरवाज़ा है ओपीडी का वो बंद करवा दिया गया था और उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो मरीज़ काफ़ी यहाँ परेशान थे। कई मरीजों के द्वारा मुझे फ़ोन किया गया और एसपी साहब को भी फ़ोन किया गया कि उनको जो है तमाम समस्याएं हो रही हैं, वो दूर दूर से दिखाने के लिए आए हुए हैं और उनके द्वारा, रजनीश के द्वारा, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, गेट को बंद कर दिया गया है। काफ़ी परेशान थे। फिर हॉस्पिटल से भी सूचना गई थी, तो हम और सीओ साहब लोग आए। तो इसी बीच देखा गया कि जो मरीजों से बार बार वो जो जाना चाह रहे थे उनसे उलझ रहा था, धक्का मुक्की का प्रयास कर रहा था उनसे। तो एसओ साहब गए उनको, पब्लिक को अंदर जाने देने के लिए, उन्होंने प्रवेश कराने के लिए, तो वो उनसे भी उलझ गया। तो इसी बीच में जो है पब्लिक को से भी हाथापाई किया। तो इसके दृष्टि रखते हुए फिर उनको जो है थाने उनको भिजवा दिया गया है और सभी मरीजों को जो है जो यहाँ परेशान थे उनको दरवाज़ा खुलवा करके उनको। हमीरपुर में मोरंग के अवैध खनन का खेल जारी है, जहां मोरंग माफिया एनजीटी के नियमों और न्यायालय के आदेशों को ताक में रखकर कर रहे खनन मोरंग खदानों में गरज रही बड़ी संख्या में प्रतिबंध मशीनों से नदी की जलधारा में किया जा रहा है। मोरंग माफियाओं पर जिले में बैठक हुक्मराने मेहरबान और मोरंग के अवैध खनन पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। फरीदाबाद में इंसानियत फिर शर्मसार हुई है। लगभग 80 साल बुजुर्ग महिला और उसके बेटे और बहू ने बुरी तरह से पीट कर घर से निकाल दिया। बाद में गंभीर हालत में बुजुर्ग का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित बुजुर्ग ने जानकारी देते हुए कहा कि बेटे ने उसे घर से निकाल दिया है, जिसके बाद वो बेसहारा हो गई है। फिलहाल इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जहां पुलिस ने कहा कि जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कोई नहीं है। कौन मारा है? बेटा बहू? बहू मारा है, बेटा ही मारा है भाई।
अंबेडकर नगर के टांडा कोतवाली क्षेत्र के करावल में 21 नवंबर को 22 वर्षीय मासूम घर से गायब हो गई और 10 दिन बाद उसका शव घर के पास झाड़ियों से बरामद हुआ। मासूम बच्चे की मौत पर आरोप लगाया गया कि उसे प्रताड़ित करके हत्या कर दी गई। शिकायत के बाद पुलिस ने शव बरामद हो गया है और अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। स्थानीय और परिवार वाले आज टांडा कोतवाली का घेराव कर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। के साथ भैया उसकी हत्या करके उसको मार दिया गया। 2 तारीख को हम लोग लाश मिली, हमारे बच्चे ने लाश पाया, लकड़ी तोड़ने गया था वहाँ। हमारे बच्चे को जब देखा झाड़ी में थे तब आके घर जलाया। घर जिसके बाद पूरे परिवार हम लोग भाग के वहाँ गए। पुलिस की कार्रवाई से आप लोग कोई हम लोग कोई पुलिस नहीं मिली, पुलिस से कोई सहारा नहीं मिल रहा है। पुलिस दबी हुई है, पैसा खाई हुई है, कोतवाल भी खाया है, सीओ ने खाया है, एसपी ने खाया है। इसको पकड़ा, उसको भी छोड़ दिया जाए। इसको उसके घर में 2 बार कुत्ता गया, फिर भी नहीं। बुलंदशहर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख और रालोद नेता ने काफिले पर फिल्मी स्टाइल में हुए गोलीकांड का खुलासा किया है। रालोद नेता के काफिले पर दोनों हाथों से पिस्टल से गोली चलाने वाला मुख्य शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि शूटर के पेट में भी जवाबी कार्रवाई में गोली लगी थी, जहां और कहा जा रहा है कि संपत्ति विवाद की वजह से ये गोलीकांड हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, 5 दिसंबर को बहुत ही सनसनीखेज तरीके से भाईपुर गांव में कोतवाली देहात में हाजी यूनुस जब अपने लोगों के साथ 3 गाड़ियों से एक शादी समारोह से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ियों पे फायर हुए और उस फायर में कुल 5 लोग घायल हुए थे। 1 की मृत्यु हो गई थी। पुलिस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था। इन्हें अपने सगे भतीजों पर शक था। उस आधार पर साजिश में इनके भतीजों के नाम लिखे गए। कुल 6 लोगों को इनके द्वारा नामजद किया गया था, जिसमें 3 इनके भतीजे हैं, 4 भतीजे हैं। एक जो है एक भतीजे का साला है हारिस और एक नावेज नाम का व्यक्ति है। तो इस तरह कुल 6 लोगों को नामजद करते हुए इनके द्वारा FIR लिखाई गई थी। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उन शूटर्स की पहचान करना जिनके द्वारा यह घटना कराई गई थी। देखिए, उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।